रिटार्डिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है कि लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे कोई सर्कुलर मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मान तो यहाँ पे वेलोसिटी u1 है, इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर, मान ली यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, है ना, ये क्या करेगा, ये डिक्रीजिंग, ठीक है, मतलब ये जो dv बाई dt जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया कि लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है कि एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, है ना, तो डी ओमेगा बाई डी टी यहाँ पे जो मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन पुट कर सकते हैं, मतलब ये टाइम के साथ एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। इस कंडीशन में होगा क्या कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लोग देखेंगे तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा, है ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये नेट एक्सेलरेशन। मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अगर कांस्टेंट लूं तो वेलोसिटी के डिक्रीज होने से जो वेलोसिटी का यहाँ पे u1 है, यहाँ पे u2 अगर डिक्रीज हो गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा तो नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज करेगा, a2 ये a1, फिर देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, मैं कांस्टेंट ले रहा हूं, ये u3 हो गया, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिक्रीज कर गया, ये नेट एक्सेलरेशन इधर चला जाएगा, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया क्योंकि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन ये है, a4। यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है ये देखो θ1, ये देखो θ2, इंक्रीज कर रहा है, एंगल भी इंक्रीज कर रहा है, θ3, θ4, इस नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये वेलोसिटी जो है और नेट एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, नेट एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है ना, उन दोनों के बीच जो एंगल ये थीटा वो 90 से ग्रेटर है ना, 90 से ग्रेटर है, ये क्या है, रिटार्डिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द एंगल बिटवीन द velocity vector and net acceleration vector is in between 90 to 180, ठीक है, अगर कंप्लीट 180 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, रिटार्डिंग या डी एक्सेलरेटिंग स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। अगर इस नेट एक्सेलरेशन का इसका दो कंपोनेंट हम लोग देख सकते हैं, एक ये और एक ये, जो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर वो सेंट्रीपिटल और जो वेलोसिटी के ऑपोजिट है वो वेलोसिटी के लाइन में है, वेलोसिटी के अलोंग है वो क्या है,
टेंजेंशियल है। अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ए कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और माइनस क्या बता रहा है, वेलोसिटी के ऑपोजिट है। ठीक है, एसी देखोगे, एसी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, है ना, ऊपर क्या आ जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, एसी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको रिजोल्व कर लेंगे उधर, ए माइनस कॉस थीटा। एसी क्या हो जाएगा, अगर एसी को रिजोल्व करना चाहे तो ए सी इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा बोलो, ए साइन 180 माइनस थीटा, है ना। और ए साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा पॉजिटिव। ये क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना। यहां से हम लोग वी निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, AC इंटू रेडियस, AC इंटू रेडियस। एक सिंपल सा बात याद रखना है कि रिटार्डिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है, वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 से ग्रेटर है। हम लोग क्या देखे थे कि एक्सेलरेटिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एंगल था वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन में, वो 90 से छोटा था। ओके, ठीक है, देखो आगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, दोनों के बीच का एंगल ये थीटा विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस थीटा जो हो जाएगा ना, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, है ना, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा नेगेटिव है तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना, ए डॉट बी नेगेटिव आ जाएगा। हम लोग देखे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए डॉट बी 0 आ रहा था, एक्सेलरेटिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए डॉट बी पॉजिटिव आ रहा था, ये रिटार्डिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए डॉट बी क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, हम लोग क्या देखें कि जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें दो एक्सेलरेशन है ना। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, एक सेंट्रीपिटल है और एक टेंजेंशियल है। सेंट्रीपिटल क्यों हो रहा था, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। टेंजेंशियल क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, इसका रिजल्टेंट हम लोग देख लेंगे आगे, क्या है ये, सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, है ना। ओके, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसी का बात करें तो क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर बाई आर, है ना। जिस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना है या जिस टाइम फाइंड करना है उस टाइम का स्पीड लेंगे यहाँ पे हम लोग, प्लस ये क्या है, ये डी वी बाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है, ओके, हम लोग दोनों सर्कुलर मोशन पढ़ लिए, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों टाइप का हम लोग देख लिए, एक्सेलरेटिंग और ये रिटार्डिंग। ठीक है, अच्छा, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब उसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, ना वो टाइम पे डिपेंड करेगा ना पोजीशन पे डिपेंड करेगा। और जब वेलोसिटी या स्पीड अगर टाइम और पोजीशन पे डिपेंड करता हो तो समझ जाएंगे ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, इसी में पहले हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद आगे हम न्यूमेरिकल देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो सर्कुलर मोशन में क्या है, सर्कल सर्कल देखो ना, ये सर्कुलर है, कोई सर्कल है,
तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, यानी ये कर्व है ना, कर्व के इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे, है ना, अगर आप देखो किसी भी पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखोगे सब जगह इक्वल है। सर्कल में रेडियस ऑफ कर्वेचर, हर एक कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है, सेम है। लेकिन अगर कर्वेचर कुछ ऐसा है तो हर एक कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि अगर किसी पॉइंट पे आप यहाँ पे इस कर्वेचर का देखोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, मानो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये इसका कहीं पे सेंटर होगा, है ना, ये रेडियस होगा। रेडियस ऑफ, अब देखो जरा गौर, ये सेंटर हो गया ना, तो सेंटर के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यहाँ पे जो स्पीड है v, हम लोग जो पढ़ते थे ना कि सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेते थे, अगर यहाँ का स्पीड v है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता था, स्पीड का स्क्वायर बाई r। r क्या था, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या आ जा रहा है, v स्क्वायर बाई ac। इसी तरीके से यहाँ पे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात करेंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड का स्क्वायर बाई एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब जो एक्सेलरेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो एक्सेलरेशन स्पीड पे परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर, है ना। अगर मैं यहाँ पे, अगर हम लोग देखो, हर कर्व का, ये मान ऐसे कर्व है, तो हर कर्व का अगर मैं इसका बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे एक सर्कल ऐसे बन जाएगा, है ना, जिसका सेंटर यहाँ पे हो जाएगा, इस कर्व का सेंटर यहाँ पे है, ये हो गया यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये r1 हो गया। अगर मैं इसका बात करूं, तो यहाँ पे अगर एक सर्कल बनाना चाहे, ऐसे बनेगा, है ना, तो इस कर्व का, इस पॉइंट का यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट का देखना चाहूँ, तो इस पॉइंट का देखो, इस पॉइंट का ये है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, ये मैं ले लेता हूँ r3, ये इसका ले लिया मैं r2, है ना। यहाँ पे अगर स्पीड v1 है, ये v1 है ना, सेंटर के साइड जो एक्सेलरेशन होगा a1, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, स्पीड का स्क्वायर बाई इस वेलोसिटी पे जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है a1। हर एक कर्व का हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं, अगर वहां का स्पीड फाइंड हो, मालूम हो, और वहां का एक्सेलरेशन मालूम हो। एक्सेलरेशन किधर लेना है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द अलोंग द रेडियस वाला लेना है, ठीक है। ऐसे अगर मैथमेटिक्स में देखोगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता था 1 प्लस क्या था ये, dy/dx का होल स्क्वायर पे पावर 3/2, कुछ ऐसा ही था ना, बाई d2y/dx स्क्वायर। अगर इक्वेशन दिया हुआ हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसे फाइंड करने के लिए नहीं देता है हम लोग, है ना। यहाँ मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव कब होगा, नीचे कब होगा, है ना, जब ये नेगेटिव हो जाएगा डबल डेरिवेटिव, ऊपर कब होगा, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब कॉन्सेप्ट है। लेकिन सिंपल सा हम लोग के जो भी जेई मेंस या फिर नीट में जो क्वेश्चन आएगा, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इसे देखो, मैं एक सिंपल सा मैं ले रहा हूं कि कुछ भी ले लो, जैसे मान लेता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लेता हूँ ये रिंग है, रिंग इस सरफेस पे रोल कर रहा है,
है ना, प्योर रोलिंग में है। तो प्योर रोलिंग में हम लोग को मालूम है ना कि अगर सेंटर ऑफ इसका वेलोसिटी अगर स्पीड v है, इसके अपर मोस्ट पॉइंट अगर ग्राउंड पे रोल कर रहा है तो अपर मोस्ट पॉइंट का रेडियस वेलोसिटी कितना हो जाता है 2v, है ना, ये रोल कर रहा है। प्योर रोलिंग होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v बाई आर, vc बाई आर। अगर इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना हो, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा ऐसे इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर फाइंड करना हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पॉइंट ए, है ना, या पोजीशन ए का या अपर मोस्ट पॉइंट का फाइंड करना हो, तो क्या करना है हम लोग कि जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना हो वहां का स्पीड क्या है, ये स्पीड का स्क्वायर बाई एक्सेलरेशन जो परपेंडिकुलर हो स्पीड पे। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, है ना, ये एक्सेलरेशन जो इसमें परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर। तो अगर ए का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे वहां का स्पीड क्या है 2v, 2v का स्क्वायर करेंगे तो 4v स्क्वायर, और उस पे परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है सेंटर की ओर जो डायरेक्टेड है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर, है ना, v स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो r ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 4r। और कोई मैं एग्जांपल लूं, जैसे देखो अगर किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ऐसे प्रोजेक्ट किया, समझ आना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है ना, ऐसे प्रोजेक्ट किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, किसी भी पॉइंट पे अगर मान लेता हूं कि अगर इसी पॉइंट का है ना, इसी पॉइंट का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना हो तो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर, है ना, ये वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कहीं पे ये सेंटर है। नीचे डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गौर करना, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा, है ना, ये क्या होगा जी कॉस थीटा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में अगर मैं इस ओ का देखूं, है ना, ओ का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ओ का देखूं तो क्या हो जाएगा, वहां का स्पीड का स्क्वायर बाई उस वेलोसिटी पे जो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है वो क्या है जी कॉस थीटा। अगर अपर मोस्ट पॉइंट का अगर मैं इस पॉइंट यू का अगर देखूं तो हम लोग को मालूम है ना कि अपर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो सिर्फ क्या होता है यू कॉस थीटा, है ना, यू कॉस थीटा। वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाता है जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे। हम लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़े हैं कि अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो अगर अलोंग द एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम होगा। ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होकर अपर मोस्ट पॉइंट पे जीरो हुआ, फिर जब डाउन होगा तो फिर वो गेन करना, वेलोसिटी गेन करना शुरू करेगा। ठीक है, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा जी, जी बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। अपर मोस्ट पॉइंट पे देखो जी जो है वो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो गया, तो दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये अपर मोस्ट पॉइंट का चाहिए तो क्या है, वहां का स्पीड का स्क्वायर बाई वहां का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो किसी भी पोजीशन का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो वहां क्या स्पीड का स्क्वायर बाई उस वेलोसिटी पे जो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, आगे देखें। ओके, कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं।
देखो ये कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r such that at every instant the tangential and radial acceleration are equal. At every instant tangential and radial acceleration are same. Tangential acceleration और रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये सेम है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट then find the time for completion of the half of the first revolution. half of the first revolution अगर फर्स्ट रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये dv by dt को लिख सकते हैं v dv by ds लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, एक v से v ये कट जाएगा तो dv by v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई आर इंटू ds, ठीक है। ओके अगर मैं अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूं, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था और ये वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं हम लोग कब, जब हाफ रिवॉल्व किया, तो हाफ रिवॉल्व करेगा तो ds कितना हो जाएगा r इंटू पाई, है ना, 2 पाई r टोटल है ना, तो ds क्या कितना हो जाएगा r पाई। dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log v बाई v नॉट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ds का s अगर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई r बाई r कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये log v बाई v नॉट इज इक्वल टू पाई, ठीक है। Every instant the tangential and radial accelerations are equal in magnitude if velocity, तो यहां से हम लोग अगर v बाई v नॉट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e पे पावर पाई, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा v नॉट e पे पावर पाई, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब अगर मैं फिर इक्वेशन 1 लूं, टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इक्वेशन 1 से ये जो dv बाई वी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर और ये dt इंटीग्रेट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और ये v ये 0 से t इंटीग्रेट करोगे तो माइनस 1 बाई वी है ना, v 1 बाई वी स्क्वायर का माइनस 1 बाई वी, ये v नॉट ये v इज इक्वल टू t बाई आर, t फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू r ले जाओ इधर, ये माइनस अगर हटाएंगे तो सबसे पहले लोअर लिमिट पुट करो 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई वी और v कितना है v नॉट ई पे पावर पाई, है ना, v का वैल्यू पुट कर दिया तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा r बाई वी नॉट इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस पाई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये बी। इसमें कुछ करना नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन को मैंने इक्वल किया, ठीक है। तो मैंने एक स्पीड v इज इक्वल टू यहाँ पे स्पीड फाइंड कर लिया कि जब हाफ रिवोल्यूशन करेगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा v नॉट इंटू ई पे पावर पाई। टाइम निकालने के लिए क्या किया dv बाई dt इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लिखा, वहां से फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बना, इसे इंटीग्रेट करके हम लोग टाइम फाइंड कर लिया। ओके हाँ देखो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है लोग पढ़ चुके हैं ये कि एक्सेलरेशन जो है वो dv बाई dt है ना, तो a इज इक्वल टू हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना dv बाई ds इंटू ds बाई dt, ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो ds बाई dt है सेकेंड टर्म उसको v लिख सकते हैं ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा v dv बाई ds ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ओके
आगे देखो, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉलर of negligible size slides over the surface of horizontal circular road for which coefficient of friction is 0.3. The collar is projected with a speed of 4, है ना, कॉलर के पास एक इनिशियल स्पीड दिया गया, कितना, u दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द रिंग इज r 10 सेंटीमीटर, रेडियस का 10 सेंटीमीटर है। Find the distance moved by the collar before coming to rest. Okay. देखो जब कॉलर ऐसे मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, है ना, तो बाहर की तरफ क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, जब कॉलर ऐसे मूव करेगा तो बाहर के साथ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कॉलर को क्या करेगा ना, ऐसे कॉलर ऐसे जहां पे अंदर में ऐसे यहाँ पे टच कर जाएगा रिंग को, तो जब टच कर जाएगा तो रिंग इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, और जब कॉलर ऐसे है तो कॉलर नीचे भी होगा, है ना, देखो ना रिंग है, ये रिंग है, ऐसे ऐसे ही कॉलर है ना, तो कॉलर ऐसे भी थोड़ा होगा ना, ऐसे देखो इस पे टच कर रहने से तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा, और एक क्या है जब ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा होगा, इसको देखो बाहर की ओर पुश कर रहा होगा, तो एक ऐसे यहाँ टच कर रहा है तो यहाँ नॉर्मल लग रहा होगा, तो इसमें एक दो नॉर्मल लग रहा होगा, एक नॉर्मल ये वाला, एक नॉर्मल जब नीचे ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, तो दो नॉर्मल लग रहा होगा, है ना, दोनों नॉर्मल को मैं वहां पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, और ये ऐसे मूव करेगा, है ना, यहाँ पे दो नॉर्मल लग रहा है, समझ जाना, एक जो mg को बैलेंस कर रहा है, एक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बाइंड कर रहा है। देखो ये कॉलर है ना, ऐसे अगर ये पेन अगर कॉलर है, सॉरी ये रिंग है, और ये देखो ये मेरा ये पाम कॉलर है, जैसे इस कॉलर पे लगेगा, यहाँ पे देखो यहाँ टच कर गया तो ऊपर डायरेक्शन में एक एम क्या लग गया, नॉर्मल लग गया, और फिर जब ऐसे रिवॉल्व करेगा तो सेंटर देखो ना, तो सेंटर से अभी जाएगा तो देखो यहाँ पे ऐसे टच कर जाएगा, ऐसे एक नॉर्मल तो यहाँ पे लग जाएगा, दो नॉर्मल लगेगा, एक हॉरिजॉन्टली लगेगा, एक वर्टिकली लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा पीछे के साइड, पीछे के साइड जो फ्रिक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू n1 प्लस n2, n1 जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, n2 जो mg को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है क्या है, ये म्यू n1 किसको बैलेंस कर रहा है, n1 प्लस n2, F इज इक्वल टू म्यू n1 क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर बाई r प्लस n2 जो mg को बैलेंस करेगा। अगर मैं फ्रिक्शन को मास से डिवाइड कर दूं तो रिटार्डेशन आ जाएगा, म्यू v स्क्वायर बाई r प्लस, है ना, ये रिटार्डेशन आएगा, बाद में नेगेटिव इसमें लगा देंगे, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कॉलर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये रिटार्डेशन है, ठीक है। म्यू का वैल्यू गिवन है 0.3, ये जो रिटार्डेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड, तो अभी हम लोग देखें ना, रिटार्डेशन को मैं लिख सकता हूँ v dv बाई ds इज इक्वल टू क्या है, ये नेगेटिव दे रहा हूँ, रिटार्डेशन है म्यू v स्क्वायर प्लस जी आर बाई आर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, v dv बाई, इसको इधर ले आओ, v स्क्वायर प्लस जी आर को, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस म्यू बाई आर, और ये ds, है ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड, इनिशियल स्पीड u था और फाइनल स्पीड है ना, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ओके, जरा गौर करना, ये इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, लेट अगर मैं v स्क्वायर प्लस जी आर को अगर मैं यहाँ पे x मान लूं,
तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, 2v/dv इज इक्वल टू हो जाएगा dx। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v/dv को क्या लिखेंगे, dx/2, तो हाफ बाहर आएगा, है ना। क्या हो जाएगा, dx/x इज इक्वल टू माइनस μ/r। ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, लिमिट बाद में पुट कर देंगे, 1/2 dx/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, है ना। log x की जगह पुट कर दो ये v² प्लस gr इज इक्वल टू माइनस μs/r। ठीक है, लिमिट है यहाँ पे क्या, लिमिट u मतलब 4 से 0। आगे बढ़ो, क्या है, क्या था ये, 1/2 log v² प्लस gr, है ना। अगर उधर में माइनस हटा दो तो लिमिट चेंज हो जाएगा 0, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू, उधर क्या था, उधर क्या था, μs/r, है ना, μs/r। ठीक है, s निकालना है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1/2 log v वेरिएबल है, v की जगह हम लोग हम लोग 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस g का वैल्यू 10 लें, r दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर, तो ये 1 हो जाएगा बाई, जब v की जगह 0 पुट करेंगे, ये जी आर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू 0.3 दिया हुआ है, s फाइंड करना है, r 0.1 सेंटीमीटर में है ये, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 ln √17 इज इक्वल टू 3s, यहाँ से s निकल जाएगा, ln √17/6 मीटर। इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, है ना। ओके, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है कि बॉडी इज टाइड अप बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, एक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल, मतलब एक स्ट्रिंग है ना, इसका लेंथ L है। ठीक है, ये टाइड ऐसे ये वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। इट रीचेस एट हाईएस्ट पॉइंट अ स्ट्रिंग ब्रेक एंड बॉडी मूव्स ऑन अ पैराबोलिक पाथ, है ना। यहाँ पे अगर स्ट्रिंग ब्रेक कर गया तो ये ऐसे मूव कर गई, ये पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव कर गए ऐसे, और पार्टिकल यहाँ पे आके गिर गया। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इट इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल एट मिनिमम स्पीड, एट मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड क्या होगा, जब यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस एम जी, और यहाँ का कुछ स्पीड होगा u। तो जो t प्लस एम जी किधर है, सेंटर की हो, तो t प्लस एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा m u²/r। अब यहाँ पे कह रहा है मिनिमम स्पीड, तो ये जो मिनिमम कब होगा, जब t मिनिमम होगा, और t का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0, है ना। t का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0, तो mg इक्वल टू हो जाएगा u मिनिमम का स्क्वायर बाई एल, तो यहाँ से u मिनिमम आ जाएगा √gn, है ना, वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो कह क्या रहा है यहाँ पे कि ये
द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, ये जो ऑब्जेक्ट जाके गिरेगा, जब स्ट्रिंग ब्रेक कर गया तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये पैराबोलिक पाथ में जो मूव किया है ना, तो कितना आगे जाके गिरेगा, ये AC फाइंड करना है, ये X फाइंड करना है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल ये प्रोजेक्टाइल में ये देख चुके थे कि x इज इक्वल टू सिंपली क्या होता है, u इंटू यहां से लेकर यहां तक आने में जो टाइम लगा t, है ना। तो x इज इक्वल टू हम लोग देखे थे ना, u रूट अंडर, ये हाइट कितना हो जाएगा, ये h हो जाएगा l प्लस सेंटर से ये ऊपर l नीचे l क्या हो जाएगा 2l, कितना होता है 2h बाई जी ना, सॉल्व कर लो, कुछ है नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये रूट gl, और ये क्या हो जाएगा 2h, h की जगह 12 पुट करेंगे तो हो जाएगा ये 4l बाई जी, रूट जी कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2l, है ना। x इज इक्वल टू क्या आ गया 2l, l इज द लेंथ ऑफ, x इज द लेंथ ऑफ ये स्ट्रिंग। आगे बढ़े, मैं बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन लिया हूं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लूप है ना, जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ होता है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लूप बना रहा है विद अ स्टेडी स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ of 9000 किलोमीटर पर आवर, कंपेयर इट्स सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कंपेयर कर लेते हैं प्लेक्स। क्या दिया हुआ, रेडियस गिवन है 1 किलोमीटर और स्पीड दिया हुआ है 900 किलोमीटर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड के अप्रोक्स आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, बोलो, v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर कितना हो गया 250 इंटू 250 बाई 1000, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, 25 6 to 5 बाई 10 इज इक्वल टू 62.5। अगर कंपेयर करें तो AC इज इक्वल है ना, AC बाई, इसको क्या लिख सकते हैं 60, इसको लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 का अगर G ले लूं तो उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो 6.25 टाइम्स है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विथ वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10। देखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द y एक्सिस है, j कैप है, एंड एक्सेलरेशन इन xy प्लेन में विथ एक्सेलरेशन दिया हुआ है। देखो, जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है x डायरेक्शन में, जो है वो y डायरेक्शन में है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो है x डायरेक्शन में वो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो कितना गिवन है, देखो यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। ओके, x कोऑर्डिनेट, तो पहले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ये हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ax कांस्टेंट है, तो x दिया हुआ है 16, ux तो 0 है, प्लस हाफ ax है 8 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से t कितना निकल जाएगा, ये 4 4 जा 16, t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल का पहले वेलोसिटी अगर देखें, वेलोसिटी क्या होगा, vx i कैप प्लस vy j कैप, vx ux तो 0 है, तो सिंपली क्या होगा ax इंटू टी, और vy क्या होगा uy प्लस ay इंटू टी j कैप। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। तो वेलोसिटी यहां से निकाल लो, ax क्या है 8 है, टाइम कितना है 2, तो
8 टू जाइए हो जाएगा 16 आई कैप प्लस यू आई कितना है 10, ए वाई क्या है 2, है ना, टी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू कर लेना है ना, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 14, देख लेना पुट करके, ये वेलोसिटी आ गया 2 सेकंड के बाद। स्पीड निकालना है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, स्पीड कितना हो जाएगा रूट अंडर 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इतना मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट करके देख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। करें rigid body is spinning with an angular velocity of 4 radian per second. A rigid body is rotating or spinning with an angular velocity 4 radian per second. ये ओमेगा गिवन है about an axis parallel to that axis. ठीक है, मतलब ओमेगा का डायरेक्शन इधर हो गया, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इस पॉइंट से ओमेगा पास कर रहा है, एक्सिस पास कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट। इसका क्या रहा है जरा गौर करो। कह ये रहा है कि पहले ना हम लोग v फाइंड करना है, वेलोसिटी। तो हम लोग देखे हैं ना कि जो वेलोसिटी होता है वो ओमेगा क्रॉस आर होता है ना, ओमेगा क्रॉस आर। अगर मैं ओमेगा अगर फाइंड करना चाहूं तो ओमेगा के पास क्या होगा, ओमेगा का अपना मैग्नीट्यूड होगा और एक उसका डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर। ओमेगा का मैग्नीट्यूड है 4 रेडियन पर सेकेंड, डायरेक्शन देखो ना, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द डायरेक्शन, इधर हो गया 3j माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा 3j माइनस के बाई यूनिट वेक्टर है ना, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 रूट 10 3j कैप माइनस के कैप, ये ओमेगा निकल गया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। अब आर देखेंगे, आर क्या है, जिस पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड करना है उसका पोजीशन कहां से जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है ना। इसे मान लेता हूं कि ये जरा गौर करो, देखो ना, ये जो इसका एक्सिस है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, किस पॉइंट से, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। और आपको जिस पॉइंट का निकालना है वेलोसिटी, जिस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है उसका दिया हुआ है पोजीशन 4i माइनस 2j प्लस के कैप, है ना। तो ये तुम्हारा आर हो गया, है ना, ये आर हो गया। तो आर अगर फाइंड करना चाहे पोजीशन वेक्टर तो माइनस करो, 4i माइनस आई क्या हो जाएगा 3i कैप, फिर जे में जे को माइनस करो, माइनस 2j माइनस 3k माइनस 5k प्लस के, यहाँ हो जाएगा प्लस 2k हो जाएगा, आर निकल गया। देयरफॉर v इज इक्वल टू कर दो ओमेगा क्रॉस आर, है ना। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है 4 बाई रूट 10 3j माइनस के कैप क्रॉस 3i, क्रॉस वेक्टर कर लेना 4j है ये, है ना, सॉरी 5j प्लस 2k, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा ठीक है ना, कुछ ऐसे ये रिवॉल्व करेगा, ये इसका ओमेगा गिवन है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पार्टिकल इज गोइंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट स्पीड v एट अ डिस्टेंस a from the axis, find its angular velocity about an axis passing through the origin O at instant when the radial vector
ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा, मतलब कुछ ऐसा है। ये मैं देता हूं, ये एक्सिस मान लेता हूं कि यहां से चलना शुरू किया है ना, ऐसे जा रहा है पार्टिकल, पार्टिकल अभी यहाँ पे है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी गिवन है ना, इस पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पे देखो गिवन है v, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है कितना a, कब फाइंड करना है, कह रहा है क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, कब फाइंड करना है, जब इस पॉइंट, इसका रेडियल वेक्टर, जो ये रेडियल वेक्टर है वो कितना एंगल बनाए, थीटा एंगुलर है ना, तब इसका इस ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी ये फाइंड करना है, ऐसे जाएगा ना, ये फाइंड करना है। हम लोग देखें ना, ओमेगा फाइंड करने के लिए अगर आपको आर मालूम है, एक बात देखो, अगर ये ए है, अगर ये वाला परपेंडिकुलर अगर ए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट को पी बोलूं तो ओपी कितना हो जाएगा, ओपी इज इक्वल टू ए बाय साइन थीटा, ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय साइन थीटा हो जाएगा ना इस राइट एंगल ट्रायंगल में। अब अगर मैं वेलोसिटी को देखो, हम लोग को क्या चाहिए, ओमेगा के लिए हम लोग को क्या चाहिए, v परपेंडिकुलर टू r, तो जो वेलोसिटी r पे परपेंडिकुलर है, अगर मैं इसको r बोलूं तो ये परपेंडिकुलर वाला ये होगा ना, और करना, इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड करूं तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, उधर v cos थीटा हो जाएगा, इधर v sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू है ना, परपेंडिकुलर ये हो गया ना r पे, तो v sin थीटा बाई r जो है, अगर ये a है ना, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, आपको हम ओपी चाहिए है ना, ये ओपी चाहिए, ओपी कितना हो जाएगा, a बाई साइन थीटा हो जाएगा ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा ना ओपी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये क्या कैलकुलेट हो गया, ये 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 थीटा है ना, ये ए, तो ये निकालना है ना, ये इसको मैं अगर एक्स मानूं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर बाई एक्स, यहाँ से एक्स बराबर ए बाई साइन थीटा आ जाएगा, तो वी साइन थीटा बाई ओ पी इज इक्वल टू ए बाई साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा वी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए, ठीक है। ओमेगा के लिए आर और वी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये करें फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, वो भी परपेंडिकुलर वाला है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर आर पे। देखो जब रिलेटिव वेलोसिटी होता है ना, तो क्या करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, बी को आप रेस्ट में लाओ, तो बी को रेस्ट में लाने का तरीका क्या है, देखो अगर बी को रेस्ट में लाना हो तो क्या करना है, ए के पास जो वेलोसिटी है बी है, बी को रेस्ट में कैसे लाएंगे, बी का वेलोसिटी ए को दे दो, और कैसे, उल्टा करके है ना, रिलेटिव में अगर बी का वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसे यहाँ दे दो, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये रूट टू वी
है ना, एंगल बिल्कुल 45 डिग्री हो जाएगा ये। ओके, अब हम लोग अगर देखेंगे इसका पोजीशन वेक्टर देखते हैं। ये पोजीशन वेक्टर, ये डी है, ये ए है। अच्छा, एक बी के रिस्पेक्ट में निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो दो काम कर सकते हैं हम लोग। ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है, ये डिस्टेंस अगर ए दिया हुआ है, एक मिनट में देख लेता हूँ ये डी है कि ए है। ये दोनों डी डी है ना, ये भी डी है और ये भी डी है। तो अगर ये डी डी होगा तो ये एंगल 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। देखो तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ए बी लाइन है ये क्या हो जाएगा, √2d। ए बी लाइन जो है वो √2d इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, ये और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी चाहिए आपको, कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट ए का बी के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग कौन सा लीनियर वेलोसिटी लेंगे, जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। कौन सा है ये, √2v बाई लेंथ कितना हो गया, √2d। तो सिंपली क्या हो जाएगा, v/d, है ना। पॉइंट ए का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है बी के रिस्पेक्ट में। अगर क्या करना है हम लोग को, ए का बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो हम लोग को यहाँ पे ए का बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करना है। कौन सा वेलोसिटी लेंगे, जो इस आर पे है ना, आर पे परपेंडिकुलर। तो आर कौन सा हो जाएगा, जो ए बी को मिलाएंगे तो ये आर हो जाएगा, है ना। ये डी कितना हो जाएगा, ये √2d। ये एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली 45 होगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है उसको रेस्ट में लाओ और उसका वेलोसिटी किसको दे दो, दूसरे पार्टिकल को, है ना। बी का वेलोसिटी किसके दे देंगे, ए को। और कैसे देंगे, उल्टा करके, है ना। ये हम लोग देख चुके रिलेटिव वेलोसिटी में। तो अगर बी का अगर रेस्ट में लाना हो तो बी को रेस्ट में कैसे लाए, बी का वेलोसिटी हम लोग ए को दे दिए। अगर बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड था तो ये डाउनवर्ड करके दे दिए, इसका नेट वेलोसिटी √2 भी आया। अब यहाँ से डायग्राम से क्लियर है कि जो √2 भी नेट, जो नेट वेलोसिटी है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ए बी लाइन पे। तो पॉइंट ए का बी के रिस्पेक्ट में ओमेगा क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाय डिस्टेंस v/d आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 27 km/h as he approaches a circular turn on the road of radius 80 meter, radius ही given है। he applies brakes and reduces his speed at a constant, देखो स्पीड रिड्यूस कर रहा है, किस रेट से कर रहा है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। what is the magnitude and direction of the net acceleration, okay। ये तो क्लियर हो गया ना कि ये जो सर्कुलर मोशन है वो क्या है, रिटार्डिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, किस रेट से स्पीड डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सिंपल v²/r। v गिवन है 27 km/h को अगर हम लोग कन्वर्ट करें, है ना, v जो है 27 किलोमीटर को 5/18 कर दो, कितना हो जाएगा, 9 से कट जाएगा ये 15/2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 15/2 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 2/5/4 और रेडियस कितना है 80, ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ओके, देयरफॉर क्या चाहिए हम लोग को, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, √80², 80 भी मालूम है, AC² AC भी मालूम है,
पुट कर देंगे, यहां से आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, आगे क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन का मतलब हुआ कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, और ये नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है ना? तो एंगल निकालने के लिए टेन थीटा निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? AC/AT। सब वैल्यू गिवन है, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि ये डिस्क ऑफ रेडियस 5 मीटर, ये डिस्क है, इसका रेडियस 5 मीटर है, इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज, है ना? इसका ओमेगा निकल जाएगा यहाँ से 2 पाई एफ। तो 2 पाई इंटू ये 10 है, तो कितना हो जाएगा? ओमेगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट P ऑन द डिस्क इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द P, मतलब P का जो वेलोसिटी है वो किधर डायरेक्टेड है? टुवर्ड्स अ पॉइंट A, मतलब इधर डायरेक्टेड है। VP का वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर डायरेक्टेड है? वो A की पॉइंट A के साइड में। AP दिया हुआ 3 मीटर, A से P अगर 3 मीटर दिया हुआ है, जरा गौर करना। तो यहां से इसको अगर मिला देंगे हम लोग, देखो ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। जरा गौर करना, किसी भी पॉइंट का अगर O के अबाउट ऐसे ही रोटेट कर रहा है, ये अगर ओमेगा है ना? तो ये जो OP लाइन होगा उस पे वेलोसिटी, P पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा परपेंडिकुलर होगा ना। P पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। देखो, परपेंडिकुलर है, और वो किधर से क्रॉस कर रहा है? A से, है ना? P पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जो P पॉइंट का वेलोसिटी होगा वो इस लाइन पे, OP लाइन पे परपेंडिकुलर, और वो कहां से पास कर रहा है? A से। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर AP 3 मीटर है, AO 5 मीटर है, तो OP कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से 4 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट P, therefore a speed of point P क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू R। R क्या है? OP, है ना? ओमेगा दिया हुआ है ना 20 पाई, OP कितना निकल गया? 4। कितना हो जाएगा? 80 पाई मीटर पर सेकेंड। पाई का वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कोई सोर्स है, ये वाला ये कोई सोर्स है, किसी लाइट का सोर्स है। लाइट पड़ रहा है, तो ये लाइट डायरेक्ट किसको? इस पॉइंट पे पड़ रहा है, देखो इस पॉइंट पे पड़ेगा। ठीक है ना? अगर मैं इस डिस्टेंस को x बोल दूं, कौन सा डिस्टेंस को? अगर मैं इसको, इसे मैं कुछ मान ली, इस पॉइंट को P अगर दिया है, इस पॉइंट को अगर मैं Q बोल दूं, तो P से Q का डिस्टेंस अगर x है, ये जो लाइट का सोर्स है, ये वाला, ये जो है ना, ये जो लाइट का सोर्स है, ये किसी एंगुलर स्पीड 0.2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब ये रोटेट करेगा तो पॉइंट P जो स्पॉट यहाँ पे कर रहा था, जब ये रोटेट करेगा तो इसका वेलोसिटी ऐसे आगे बढ़ेगा, है ना? पॉइंट P क्या है? जहां पे लाइट फॉल हो रहा है। तो जब ये सोर्स रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा? P पॉइंट आगे एक्सेलरेट, P पॉइंट आगे की ओर बढ़ेगा। तो P पॉइंट किस, है ना, ये जो स्पॉट जिसपे कर रहा है, वो पॉइंट किस स्पीड से आगे बढ़ेगा, वो फाइंड करना है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक्स और थीटा में एक रिलेशन ला सकते हैं, है ना? अगर हम लोग टेन थीटा यहां से लिखना चाहें, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स बाई डी। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टेन थीटा। गौर करना, अगर हम लोग को dx बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दूं, अगर dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी।
गौर करना, मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। dx by dt क्या हो जाएगा, पॉइंट P का वेलोसिटी, d दिया हुआ है 3 मीटर, सेक थीटा, थीटा का वैल्यू गिवन नहीं है, थीटा का वैल्यू कुछ गिवन होगा, है ना, मैं कुछ मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, थीटा का वैल्यू मैं कुछ ले लेता हूँ अभी। थीटा का वैल्यू गिवन देगा, है ना, तभी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, नहीं तो वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पे। थीटा का वैल्यू अगर मैं ले लूं 60 डिग्री, तो सेक 60 कितना होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा वो गिवन है 0.2, तो पॉइंट पी का वेलोसिटी हो जाएगा 2.4 के अप्रोक्स, क्या 2.4 मीटर पर सेकेंड, है ना, थीटा गिवन होगा जो मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। आगे बढ़ू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स और थीटा में रिलेशन ले आया, थीटा भी चेंज कर रहा है, जब थीटा चेंज करेगा तो जो लाइट जिस पॉइंट पे फॉल कर रहा है वो पॉइंट चेंज करेगा, वो आगे बढ़ेगा, तो एक्स भी आगे बढ़ेगा, है ना, तो थीटा भी चेंज कर रहा है, थीटा जिस रेट से चेंज करेगा वो ओमेगा है, एक्स जिस रेट से चेंज करेगा तो एक्स के डायरेक्शन का वेलोसिटी दे देगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration ac is varying with time t as ac is equal to k square rt square where k is a constant. What is the power delivered to the particle? एक बात देखो, पावर डिलीवर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं कि पावर डिलीवर्ड सिर्फ किसमें होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। देखो जरा, AC जब गिवन है, AC इज इक्वल टू क्या गिवन है, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। AC को मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाई आर, तो क्या हो जाएगा ये के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, तो यहाँ से V निकल जाएगा के आर टी, ठीक है ना, V निकल गया। यहाँ से हम लोग AT निकाल सकते हैं, क्या है AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में, जल्दी बता दो कितना हो जाएगा, के इंटू आर तो कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1, पावर डिलीवर्ड, ठीक है, पावर बराबर क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स इंटू वेलोसिटी, टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेशन, मास टेंजेंशियल एक्सेशन कितना है के आर, वी कितना आया के आर टी, तो पावर निकल गया, है ना, क्या हो जाएगा ये एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। पावर का अगर ग्राफ बनाओगे टाइम के साथ, तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अगर ये फाई है स्लोप तो 10 फाई क्या दे देगा स्लोप बता दो, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर है, देखो ना यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करे fan of diameter 1.5 meter is rotating with an angular speed of 10 by pi rps, जो पहले डेटा गिवन है मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डायमीटर गिवन है ना, रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 by 2, एंगुलर स्पीड आरपीएस में दिया है तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू एन, ये क्या है 10 बाई पाई, ये निकल गया 20 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा हो गया। व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ, अच्छा फैन को जब स्विच्ड ऑफ किया गया, इट बिगिंस टू रिटार्ड एट अ रेट ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा गिवन है, रिटार्ड हो रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल at the tip of the fan immediately after the fan is switched off, उस टिप का एक्सेलरेशन निकालना है। देखो यहाँ पे क्या है ना, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दोनों एक्सेलरेशन होगा,
है ना, दोनों एक्सेलरेशन। अगर ये फैन का ब्लेड है, ठीक है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इसके पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, यस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, दोनों का रिजल्टेंट है ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप अल्फा आर भी लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा दिया हुआ है 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और रेडियस दिया हुआ है कितना 1.5/2, कितना हो जाएगा ये अप्रोक्स 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा आर करेंगे, अल्फा दिया हुआ है 10 है ना, आर कितना 1.5/2, ये हो गया 75 या 7.5 हो जाएगा, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या चाहिए, फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल दो, सेंट्रीपिटल का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर, सबका वैल्यू गिवन है, पुट कर देंगे, आ जाएगा, है ना, 300 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेना है। जब स्विच ऑफ करेंगे तो स्पीड डिक्रीज करेगा। जो भी डेटा गिवन है वो किस टाइम का है, जब स्विच ऑफ किया गया है ना, तो जिस टाइम स्विच ऑफ कर किया गया उसी टाइम का स्पीड गिवन है, तो उसी टाइम का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकलेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन है, तो नेट एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर द स्विच ऑफ निकल जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। ओके, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग इन द xy plane and its velocity and acceleration at an instant is given by this and this. Find the radius of curvature. The radius of curvature, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम लोग क्या दिखे थे, a particle is moving in the xy plane and its velocity and acceleration at an instant is given by this, and acceleration is this. Find the radius of curvature of the path of the particle, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर लोग पढ़ चुके हैं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, स्पीड का स्क्वायर बाई वो एक्सेलरेशन जो स्पीड पे परपेंडिकुलर हो, क्या हो, इस पे परपेंडिकुलर हो, यही है ना, जो स्पीड पे परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले हम लोग का एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट फाइंड करना होगा जो इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देखो जरा, मान लेता हूं कि ये वेलोसिटी है, जो कुछ भी है, ये 3i + 4j कैप मान लिया, और ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेक्टर है ना। तो जो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा एक्सेलरेशन, वो ये वाला होगा ना, ये होगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, मान लिया मैं, है ना, अभी तो मालूम नहीं कि ये एक्यूट होगा कि एक्यूट होगा, जब भी ऐसे ही, तो थीटा की जब सामने वाला जो परपेंडिकुलर है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहिए क्या हो जाएगा, a sin थीटा, ठीक है। अगर हम लोग a डॉट v करें तो क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड v cos थीटा, तो यहाँ से दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, a डॉट v बाई a इंटू v। ए डॉट भी करो तो क्या हो जाएगा, ए क्या दिया हुआ i + j,
तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 3i है ना, ये हो जाएगा 7 बाई मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √2 और v का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 25। ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 7/5 ये निकल गया cos थीटा, है ना। यहाँ से sin थीटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड √2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। साइन थीटा कितना हो जाएगा बोलो जल्दी, है ना। ये देखो ना, ये cos थीटा में क्या होता है b/h और साइन थीटा में क्या होता है p/h। p निकालने कैसे निकालते हैं h² h स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 250 माइनस 49 बाई ये हो जाएगा 5√2। तो ये साइन थीटा आ गया 1/5√2। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v², कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा ना, सॉरी बोलो स्क्वायर करो ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो v.v/ac। तो v को v के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बाई ac कितना आ जाएगा √2 साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा ये √2 साइन थीटा कितना है 1/5√2, √2 कट जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 125 मीटर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। इसे एक दो बार जरूर देख लेना है। मैं एक्सेलरेशन का वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल थीटा ले लिया तो थीटा के सामने क्या आ जाएगा ए साइन थीटा, वो सेंट्रीपिटल हो गया। दोनों का डॉट प्रोडक्ट से cos थीटा फाइंड कर लिया, जब cos थीटा फाइंड हो गया तो sin थीटा फाइंड कर लिया, sin थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये AC निकल जाएगा। अब जो फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़े। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिसेलरेशन, angular deceleration of a particle rotating in a circle is proportional to its angular speed omega। सबसे पहले ये कह क्या रहा है कि जो ये है ना एंगुलर डीएक्सेलरेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या है के, तो इस में क्या लिख सकता है के ओमेगा। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, निकल जाएगा डी ओमेगा बाई ओमेगा कर दो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के डी टी, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इनिशियल दिया हुआ है ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर, टी सेकंड के बाद निकालना है, ठीक है। डी ओमेगा बाई ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, तो जाएगा लॉग ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई पे पावर माइनस के टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया ओमेगा नॉट ई पे पावर माइनस के टी, मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ग्राफ देखोगे तो ऐसे हो जाएगा टाइम के साथ ओमेगा, है ना। इनिशियल ओमेगा गिवन है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, सिंपल सा था ये। आगे बढ़े। एक पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 1 मीटर, रेडियस गिवन है, रेडियस 1 मीटर, v टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। 2t² है, मतलब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेटिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, इसमें दो में एक्सेलरेशन होगा, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल, ठीक है, निकालते हैं। पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखेंगे क्या हो जाएगा, ये v²/r, v² मतलब 4t⁴ बाई रेडियस
है ना। तो 4 किस टाइम निकालना है, 1 सेकंड पे, टी की जगह 1 सेकंड पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, रेडियस दिया हुआ 1 मीटर, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब टेंजेंशियल ये क्या होता है, डीवी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करो कितना हो जाएगा 4t, टी की जगह 1 पुट करेंगे तो 80 इज इक्वल हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों सेम है। देयरफॉर नेट एक्सेलरेशन कितना होता है, ac स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, है ना, दोनों इक्वल है, क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। आगे देखो, कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 1 मीटर। ठीक है, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, जो गिवन है उसी से फाइंड करेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है टी, तो डीवी बराबर क्या हो जाएगा टी डी टी, है ना, इंटीग्रेट कर दो। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, कब निकालना है 2 सेकंड पे, तो 0 to 2, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, टी की जगह पुट कर दो, है ना, 2 क्या हो जाएगा 4 बाई 2, तो v निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड। किस टाइम का v निकला, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड का। देयरफॉर रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई r, v का स्क्वायर 4, r इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो। करेक्ट, टेबल फैन इज रोटेटिंग, its speed versus time graph is given, find the total number of revolution of the fan before it comes to rest। ये ग्राफ मतलब ये इसका ग्राफ गिवन है, मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। टाइम के साथ स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, इधर एन दिया हुआ है आरपीएस में, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएम में गिवन है। ये 20 यहाँ का दिया हुआ है 2400 और यहाँ का दिया है 600। इस आरपीएम को अगर आरपीएस में चेंज करेंगे, है ना, ये आरपीएम है, ये आरपीएम है, इधर टाइम गिवन है। ये 10 सेकेंड और ये 15 सेकेंड, ये सेकेंड है। निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ द फैन बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो ना यहाँ पे, अगर इसका एरिया फाइंड कर देंगे, एरिया, तो क्या देगा, वाई के डायरेक्शन में क्या है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड अगर कर दें, है ना, पर सेकेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 आरपीएस, और यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 आरपीएस। y की तरफ है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और x की तरफ है सेकेंड, तो ये कट कर देंगे तो एरिया इसका दे देगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या देगा एरिया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब एरिया फाइंड कर देना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एरिया फाइंड करो। इस एरिया को मैं कुछ बोलता हूँ A1, A2, A3, फाइंड करो। ऊपर वाला एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस कितना है 10, हाइट कितना है, देखो 10 और 40 में डिफरेंस 30 का। A2 निकालेंगे तो क्या है, ये रेक्टेंगल टाइप का है, ये भी 10 ऊपर 10, तो 10 इंटू 10 100 स्क्वायर है ना, 100 प्लस A3 निकालेंगे तो ट्रायंगल है हाफ, बेस 5, हाइट 10 है, कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा 300, ये 150 प्लस 100 प्लस 25 कितना हो गया 275 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, है ना, आरपीएस
स्पीड और टाइम ग्राफ देंगे तो डिस्टेंस होगा। यहाँ पे आरपीएस दिया रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और इधर दिया सेकेंड। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया देगा। मल्टीप्लाई करने सेकेंड सेकेंड कट गया मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे देगा इसका एरिया। ठीक है। और आगे देखें। ओके। आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ये था स्टैटिक्स पार्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन, है ना। नेक्स्ट क्लास में डायनेमिक्स पार्ट हम लोग कर लेंगे। ओके।